गुड इवनिंग साथियों, आप सभी को बता दें कि कल हम लोग हिंदी का क्लास किए थे जिसमें हिंदी ग्रामर में एक टॉपिक ही कर पाए थे, संज्ञा के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आपको कल बताए थे कि ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है सीटेट के एग्ज़ाम में, केवीएस के एग्ज़ाम में, बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जो शिक्षा से जुड़ी हुई है जिसमें हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ से इस टॉपिक से सवाल आते हैं। तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था कल। आज हम लोग इस पहले वाले वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज हम लोग आज के वीडियो में, आज के क्लास में इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक बात बता दें कि बार बार ये खबरें आ रही हैं, बार बार ये लोगों को परेशान कर रही है बातें कि सर 9 जनवरी का जो एग्ज़ाम है सीटेट का वो कैंसिल हो गया है क्या, पेपर कटिंग में, पेपर में न्यूज़ है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। सीबीएसई के साइट पे आप चेक कर सकते हैं। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है ये फेक न्यूज़ है, इसलिए अभी तक भ्रम में मत रहें। इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है। मेरे ख्याल से आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी अपडेट होगा तो सीबीएसई अपने साइट पे जरूर अपलोड करेगी। इसलिए चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। तो कल जहाँ से खत्म किए थे वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। ये टॉपिक हिंदी व्याकरण में हम लोग कर लिए थे, संज्ञा के बारे में, संज्ञा के प्रकार भी कर लिए थे, है ना। चलिए भाववाचक संज्ञा तक कर लिए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। सर्वनाम से भी सवाल जो है कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सर्वनाम के बारे में हमारे क्लासेस में आपको एक चीज ये मिलेगा कि शब्द कम मिलेंगे और कंसेप्ट जो है बिल्कुल हाईलाइटेड होगा। ठीक है, पढ़ाते सभी लोग हैं, पढ़ते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या है आज के टाइम में कम समय में बेहतर तरीके से चीजों को समझने के लिए मेन वर्ड को, की वर्ड को हाईलाइट करके पढ़ना ये अच्छा होता है। इसलिए शुरू करते हैं। तो सर्वनाम, देखिए सर्वनाम का डिफिनीशन क्या है। सिंपल सा डिफिनीशन है जो आप पहले से भी जानते होंगे। संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द, संज्ञा के बदले में या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, मैं, तुम, वह, कौन, क्या, स्वयं इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सर मैं जैसे मैं हूं तो मेरा कोई नाम होगा, अपने नाम को नहीं बोलकर हम मैं शब्द यूज कर रहे हैं अपने लिए, तो ये मैं जो है एक नाम को रिप्लेस किया है। तुम, अब तुम बोल रहे हैं तो आपका भी कोई नाम होगा, उस नाम को ना बोलकर तुम बोलकर डिनोट कर रहे हैं। तो ये क्या है? संज्ञा के बदले में ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए क्या होगा? सर्वनाम होगा। मैं, तुम, वह, कौन, क्या, स्वयं इत्यादि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो सवाल में जैसे ही आपसे पूछा जाए कि सवाल वाक्य में रहेगा, सेंटेंस में रहेगा और लिखा रहेगा, हाईलाइट कर दिया जाएगा कि ये शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये क्या है? सर्वनाम है। कि क्या करता है? ये संज्ञा को रिप्लेस करता है या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को रिप्लेस करता है, उसके जगह पे आता है। तो देखिए सर्वनाम समझ गए अच्छे से। संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण में देख लिए, मैं, तुम, वह, कौन, क्या, स्वयं इत्यादि सब क्या है? सर्वनाम है। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल एक्सेलेंट क्लासेस पे आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो, शिक्षा से जुड़ी कोई भी वीडियो जो है आपके पास अपलोड होगा तो आपके पास चला जाएगा। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में प्रकार। पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट में हम लोग पढ़े संज्ञा क्या है, दूसरा पॉइंट में हम लोग संज्ञा के प्रकार देखे, तीसरा पॉइंट में हम लोग सर्वनाम क्या है ये देखे, और चौथा पॉइंट में क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार में पहला प्रकार हम लोग देखने जा रहे हैं, ए में देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इसमें जो है बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति और जिस चीज के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, ये तीनों आ जाता है। तो
तो वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वक्ता बोलने वाला व्यक्ति यानी उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मैं, मुझे, हम लोग, हमें, ये सब क्या है? वक्ता है और ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। श्रोता सुनने वाला व्यक्ति, तुम, आप, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और जिस व्यक्ति वस्तु के बारे में बात की जाती है वो कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष में चला जाएगा। वह, उसे, इन्हें, वे लोग, इन लोग, ये सब, ये कहां चला जाएगा? आपका पुरुषवाचक सर्वनाम में अन्य पुरुष में चला जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सिंपल सा डिफिनेशन है, वक्ता या श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मैं, मुझे, हम लोग, ये उत्तम पुरुष में, तुम, आप लोग मध्यम पुरुष में, वह, उसे, इन्हें, वे, ये अन्य पुरुष में चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रकार सर्वनाम का। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम ये जो है क्या बताता है? निकट और दूर के चीजों को डिनोट करने के लिए, इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निकट या दूर का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निकट या दूर का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या कहलाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे यह, वह, ये सब, वे सब, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो यहां पर देखिए यह शब्द जो है किसको डिनोट कर रहा है? घर को डिनोट कर रहा है और नजदीकी डिनोट कर रहा है। वक्ता जो है, बोलने वाला व्यक्ति जो है, घर के नजदीक है, तो इशारा करके बता रहा है कि ये मेरा घर है। वह मेरा घर है, इसका मतलब है वक्ता जो है अपने घर से दूरी पे है, तो वो इशारा करके बता रहा है थोड़ा दूरी पे है। तो ये वह शब्द, यह शब्द, ठीक है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाता है। ये सब फूल हैं, वे सब लड़के हैं, वे सब लड़कियां हैं, तो ये सब, वे सब, ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब ये निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित चीजों को डिनोट करेगा। किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान इत्यादि के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से एक बार देखेंगे, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे में देख लीजिए आप, कोई, कुछ, कहीं, है ना, कोई है, तो यहां पे कोई क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ है, ठीक है, कैसा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। इसके साथ संज्ञा नहीं आएगा, ठीक है, इसके साथ कोई शब्द, साथ में शब्द नहीं आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे कोई है, तो कोई है अगर यहां पे लिखेंगे कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति अगर साथ में ले आएंगे तो वो सर्वनाम नहीं होगा, फिर वो विशेषण में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो है कोई जो है, ये आपका क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ है, कोई है, तो इस तरह की चीजें जो है क्या कहलाएंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द, प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। एक बार देख लीजिए क्या क्या पढ़े आप। तो पहला आप पढ़े थे प्रकार में, पहला पढ़े आप पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आप पढ़े निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा आप पढ़े अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम लोग देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम जो सब्जेक्ट के लिए, कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है। कर्ता, वाक्य में जो कर्ता होगा,
मतलब किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, जो भी होगा, जो जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा होगा, उसके बारे में उसके लिए प्रयुक्त किया गया शब्द, उसके लिए यानी कर्ता के लिए प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप। जैसे अपने आप समझ जाइएगा, मैं खुद इस काम को करूंगा, यहां पे खुद क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप अपने से सारा काम करते हैं, ये अपने क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो खुद, स्वयं, अपने आप, ये सब क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, आप खुद समझ जाएंगे, यहां पे खुद जो है कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। इस प्रश्न को अपने आप करिए, इस प्रश्न को अपने आप करिए, ये अपने आप किसके लिए आया है? ठीक है, वो सब्जेक्ट के लिए। इसमें सब्जेक्ट जो है हिडन है, इसमें सब्जेक्ट जो है आपका हिडन है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखिए, यहां पर देखिए ये खुद जो है यहां आया, इसके लिए सब्जेक्ट यहां पे दिख रहा है आपको। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है हिडन है, कर्ता जो है हिडन है। आइए, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट देते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या करता है? इस वाक्य में दूसरे शब्दों से एक संबंध बताने की कोशिश करता है। इसके लिए आपको ये टर्म याद रखना होगा। ये संबंध बताने शब्द है जो सो, जो वो, जैसे वैसे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, यहां पे करना और भरना में रिलेशन बता रहा है कि आप अगर कोई काम जो है जिस तरीके से करेंगे, जिस तरह से आप क्रिया करिएगा, उस तरीके से आपको प्रतिक्रिया मिलेगा, यानी परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो इसको रिलेट करने का काम कौन कर रहा है? ये दोनों शब्द, ये दोनों शब्द जो है संबंध बताने की कोशिश कर रहा है दो क्रिया में। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर किसी तरह को कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में आपको उस चीज का क्लियर कर देंगे कंसेप्ट। आगे देखिए, आगे है छठा जो सर्वनाम का प्रकार है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सवाल करने वाला शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न से ही पता चल जाता है सवाल, क्वेश्चन। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जब सवाल किया जाए, तो सवाल करने वाले शब्द जो होंगे वो क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं क्या, कौन इत्यादि। ठीक है, जैसे आप क्या खा रहे हैं? आपको कौन बुला रहा है? तुम किससे मिलते हो? कौन, क्या, किससे, ये सब क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आगे आइए। अब सर्वनाम भी देख लिए, सर्वनाम के प्रकार देख लिए। आगे एक नोट है कारक के बारे में। कारक क्या होता है? तो कारक को डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, कारक के बारे में थोड़ा सा एक परिचय के बारे में शॉर्ट में जानेंगे कि कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाला शब्द। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, कारक क्या है, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या रिलेशन है, इसको बताने वाला शब्द जो है क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। कारक का काम सिंपल सही है, संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ रिलेशन बताने का काम करता है ना। तो देखिएगा, कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। कारक को पहचानने के लिए विभक्ति चिन्ह होता है ना। जैसे आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर कारक में कौन कौन आ जाएगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन, है ना। और इसका चिन्ह है, ठीक है, ने, को, से इत्यादि, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। इससे हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो कारक के बारे में अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको बाद में देखेंगे जब जरूरी होगा। फिलहाल कारक के बारे में इतना ही जानेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, तो संज्ञा के बारे में जान लिए, सर्वनाम के बारे में जान लिए, कारक के बारे में थोड़ा सा जान लिए। अब आते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण के बारे में हम लोग जानेंगे। विशेषण क्या है? देखिएगा,
विशेषण जो है ना किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता बताता है, गुण बताता है, दोष बताता है। विशेषण का काम है किसी भी चीज का गुण या दोष बताना। आप समझ रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है इसका डेफिनेशन? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, सुंदर, अच्छा, अमीर, गरीब, काली, गाय। देखिए आप सेंटेंस में एक शब्द के साथ तो काली गाय, गाय कैसी है? काली है। लड़का कैसा है? पागल, पागल लड़का। किताब कैसी है? पुरानी। लड़की कैसी है? आलसी। तो काली गाय, पागल लड़का, पुरानी किताब, आलसी लड़की। तो गाय हो गया यहाँ पे संज्ञा, लड़का हो गया संज्ञा, किताब हो गया संज्ञा, लड़की हो गई संज्ञा। लेकिन इसके पहले जो शब्द है काली, पागल, पुरानी, आलसी, ये सब क्या है? विशेषण है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना? देखिएगा, अब एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको ये जानना जरूरी है। सवाल इस पॉइंट से काफी बार पूछा जा चुका है और कई प्रकार के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। कई तरह के टीचिंग लाइन के जो एग्जाम हैं उनमें पूछा गया है, जैसे सीटेट हो गया। अदर स्टेट में भी इस तरह के सवाल से, टॉपिक से सवाल पूछा गया है। केवीएस में भी आपके टॉपिक में ये चीज पढ़ना है तो यहां पे भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बीएड एंट्रेंस में भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए क्या है यहां पे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्या कहलाता है? वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। देखिए मैंने लिख दिया है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह शब्द क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। यहां पे हेडिंग दे दीजिएगा विशेष्य, छूटा हुआ है विशेष्य, विशेष्य, है ना? विशेष्य, विशेष्य किसको बोलते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष कहते हैं। और जो शब्द किसी भी व्यक्ति वस्तु की विशेषता बताती है वो तो विशेषण कहलाता है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? जैसे आप देखिए यहाँ पे काली गाय, तो काली, पागल लड़का, पागल, पुरानी किताब, पुरानी, और आलसी लड़की, आलसी। ये क्या है? विशेषण है। काली, पागल, पुरानी, आलसी विशेषण है। लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है? गाय की, लड़का की, किताब की, लड़की की। तो ये गाय, लड़का, किताब, लड़की, ये क्या है? विशेष्य है। यानी जिस चीज की विशेषता बताई जाए वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। काली गाय में गाय क्या हो गया? विशेष हो गया। अमीर इंसान, इंसान में सॉरी अमीर क्या हो गया? विशेषण हो गया, और इंसान क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए समझ में आ गया होगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रकार में, ठीक है। प्रकार में हम लोग देखेंगे विशेषण क्या है, ये समझ में आ गया। विशेषण के प्रकार में हम लोग देखेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुण से ही पता चल रहा है किसी के गुण के बारे में बात की जा रही है ना। आप यहां देखिए, इसका डेफिनेशन है वैसा विशेषण, वैसा एडजेक्टिव जो गुण, दोष, रंग, आकार और दशा बताता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा को बताने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा को बताने वाला विशेषण क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, चालाक। एग्जाम्पल देखिए, चालाक ये किसी व्यक्ति की गुण है। बुद्धिमान किसी व्यक्ति का गुण है। बुरा, काला, ये क्या है? व्यक्ति का बुरा जो हो गया दोष हो गया। रंग क्या हो जाएगा? काला हो गया, तो ये रंग बता रहा है। लंबा आकार बता रहा है। रोगी दशा बता रहा है। अमीर दशा बता रहा है, इत्यादि। ये शब्द क्या है? तो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है।
गुणवाचक विशेषण में सिंपल सी बात है, गुण दोष, ठीक है, रंग आकार दशक बताता है कोई भी शब्द। आइए दूसरा जो प्रकार है वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या भी दो प्रकार का, एक निश्चित संख्या और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्या में 5, 40, 20 ये निश्चित है, लेकिन कुछ शब्द ये निश्चित नहीं है। जैसे देखिए 4 कुर्सियां, 4 निश्चित है, 40 किताब निश्चित, तो निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम में कुछ दिन, कुछ लड़के, तो ये कुछ शब्द क्या है, अनिश्चित संख्या बता रहा है, निश्चित नहीं, कितनी संख्या में है पता नहीं, लेकिन संख्या नोट करेगा, ये तय है। तो संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है, क्या होता है, दो प्रकार का विशेषण होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या जो पता हो, जैसे 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ले लीजिए, जैसे 1 किताब, 5 किताब, 40 पन्ने, तो ये हो जाएगा निश्चित वाचक सर्वनाम, सॉरी विशेषण। और अनिश्चित विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ शब्द को हम लोग देख लेंगे, कुछ दिन, कुछ पल, कुछ लड़के। तो ये कुछ पल 1 घंटा का हो सकता है, 2 घंटा का हो सकता है ना, कुछ दिन 1 दिन का भी हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, 1 दिन का नहीं हो सकता। कुछ दिन मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 दिन का तो नहीं हो सकता है ना। आइए, तो गुणवाचक और संज्ञावाचक विशेषण आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण से आप समझ रहे हैं, मापने तौलने की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा, हम मात्रा या परिमाण बताने वाला विशेषण, ये भी 2 प्रकार का होगा, ये भी 2 प्रकार का होगा, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में जैसे 4 किलो, यहां देखिए, यहां पे 4 किलो अलग नहीं है, 4 किलो साथ में है, 4 किलो सब्जी, तो ये सब्जी आपका संज्ञा है, और यहाँ 4 किलो जो है, ये 2 शब्द मिलकर एक शब्द बना हुआ है, एक विशेषण का काम कर रहा है। 5 लीटर, तो 5 लीटर ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, और ये आपका संज्ञा हो जाएगा। यहां देखिएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, जैसे बहुत, कई, बहुत लड़के, कई किताब, कई शहर, बहुत सारे विद्यार्थी। तो ये बहुत शब्द, कई शब्द, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण यानी मात्रा या परिमाण की बात करता है, ये किसी भी संज्ञा के मात्रा बताएगा। जैसे यहाँ पे शब्द 2 प्रकार का है, एक निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित मात्रा बताएगा, और अनिश्चित में अनिश्चित मात्रा बताएगा, ठीक है। पता नहीं होगा कि कितना, यहां पता होगा कितना, यहां पता नहीं होगा कि कितना। जैसे सब्जी के बारे में बात करें, तो कितना सब्जी, तो 4 किलो सब्जी, ये निश्चित हो गया। दूध, कितना दूध, तो 5 लीटर दूध, है ना, तो ये जो है निश्चित हो गया। यहां देखिए, अनिश्चित में मात्रा तो होगा, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि कितना। जैसे बहुत दूध बर्बाद हो गया, तो बहुत दूध बर्बाद हो गया, कितना, 10 लीटर, 20 लीटर, 1000 लीटर, पता नहीं, फिक्स नहीं ना, ठीक है। कई लोग मर गए, तो कई लोग में कितने लोग मरे, 10 लोग मरे, 20 लोग मरे, 50 लोग मरे, 100 लोग मरे, ये आप नहीं कह सकते, है ना। तो 2 प्रकार के ये परिमाणवाचक विशेषण है, एक आपका हो गया निश्चित और दूसरा अनिश्चित, ठीक है। उदाहरण आप देख चुके हैं। आगे देखिए, सर्वनामिक विशेषण, ये लास्ट इसका पॉइंट है, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनाम से बना विशेषण, सर्वनाम से बना विशेषण। देखिए, वह घर, तो यहां पे घर जो है आपका संज्ञा है, घर क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बता रहा है, और आप जानते हैं कि वह सर्वनाम होता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस कैसे होगा कि सर कैसे होगा, कंफ्यूजन हो रहा है, इसको क्लियर करिए। तो यहां पे आप देखिए, अगर आप ऐसे लिखिएगा, वह आ रहा है, वह आ रहा है, तो यहां पर देखिए, वह शब्द के साथ कोई भी संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को किसी व्यक्ति के नाम को हटा के आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये सर्वनाम है, यहां पर ये सर्वनाम है। लेकिन देखिए, यहां पर देखिए, वह घर मेरा है,
वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो यहां पर वह घर में जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर वह जो है सर्वनाम नहीं होगा, यह सर्वनामिक विशेषण का काम करेगा। विशेषता बता रहा, कौन सा घर, कौन वाला घर, कौन वाला घर, तो ये वाला घर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा ये। तो उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए, तो सिंपल सी बात है, सर्वनाम से बना विशेषण सर्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मेरा विद्यालय, तो यहां पे मेरा आप जानते हैं कि सर्वनाम है, लेकिन इसके साथ ठीक एक संज्ञा लगा हुआ। जब किसी भी सर्वनाम के साथ ठीक में एकदम संज्ञा आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है। आइए तो आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रिया के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में तो इससे सवाल पूछते ही है, अभी बता रहे हर तरह के एग्जाम में क्रिया से भी सवाल पूछे जाते हैं। होता क्या है कि हिंदी ग्रामर को लोग जो है उतना सीरियसली नहीं लेते, लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम में हल्का हल्का सवाल भी गलती हो जाता है। लेकिन देखिए, किसी भी एग्जाम का एक नेचर होता है और उस नेचर को समझने के बाद ही एग्जाम को आप आसानी से अच्छे नंबर से सफलता प्राप्त कर सकते हैं उस एग्जाम में। तो सफलता प्राप्त करने का जो मूल मंत्र है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाला व्यक्ति भी सफल हो या जरूरी नहीं है, और बहुत कम पढ़ने वाला व्यक्ति जो है वो भी मतलब सफल हो या ना हो ये जरूरी नहीं है। जो सिलेबस के अनुसार पढ़ता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ता है, तो वो व्यक्ति जो है कम भी पढ़ेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, ये चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आप लोग को हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज को पढ़िए तो 10 घंटा 20 घंटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप 1 ही घंटा 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन इतना चीज पढ़िए कि दिमाग में अट जाए और सही से अटे, समझ कर अटे, तो पढ़ने का फायदा है आपका। चलिए आइए शुरू करते हैं क्रिया के बारे में। 7वां पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट आपको बताया संज्ञा, उसका दूसरा पॉइंट में प्रकार, तीसरा पॉइंट में आपका सर्वनाम, चौथा पॉइंट में सर्वनाम के प्रकार, 5वां पॉइंट में आपको विशेषण बताया और 6ठा पॉइंट में विशेषण के प्रकार बताया। और 7वां पॉइंट में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रिया। क्रिया, क्रिया शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा करना, कोई काम करना, है ना। तो किसी भी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। किसी भी कार्य को करने या होने का अर्थ बताने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे वह रो रहा है, तो रोना, हंसना, गाना, पढ़ना, ये क्या है, क्रिया है। होना, जैसे होना का मतलब जहां पे एफर्ट नहीं लगता, करना का मतलब एफर्ट लगेगा, प्रयास करना पड़े, प्रयास लगेगा, और होना का मतलब वो स्वतः होगा, नेचुरली होगा। जैसे अच्छा होना, बुरा होना, मैं अच्छा हूं, वे लोग बुरे हैं, तो बुरा होना, अच्छा होना, ये ऑटोमेटिकली होने वाला क्रिया है, नेचर के थ्रू होने वाला। चलिए तो देखिए क्रिया क्या है, करने या होने का बोध कराने वाला शब्द। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना इत्यादि, ये सब क्या है, क्रिया है। आसानी से समझ में आ जाता है क्रिया। क्रिया के प्रकार देखेंगे। क्रिया के प्रकार में पहला है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सिंपल सी बात आप समझ लीजिए, अगर आप कोई कार्य करते हैं, वो कार्य जो है आप ही के ऊपर होता है, तो वो हो जाएगा अकर्मक क्रिया, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। और सकर्मक क्रिया मतलब अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे चीजों पे पड़ता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, यानी कर्म पे पड़ता है, तो उसको हम लोग अकर्मक क्रिया करते हैं। देखिए डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। अभी आपको हम बताएं, कोई भी काम अगर आप करते हैं और वो काम आपके ऊपर ही होता है तो एक ऐसा क्रिया अकर्मक। जैसे बच्चे हंस रहे हैं, तो आप बताइए कि हंस कौन रहा है, बच्चा। वह नाच रही है, नाचने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, कर्ता। तो यहां पे हंसना और नाचना कैसा क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा। देखिए अकर्मक क्रिया में जो है कौन का जवाब,
कौन हंस रहा है, कौन नाच रहा है मिलेगा। तो कौन का जवाब जब भी आएगा तो कर्ता के रूप में आपको जवाब मिलेगा। क्या और किसे, यहां देखिए सकर्मक क्रिया में क्या और किसे का जवाब आपको मिलेगा, और क्या और किसे का जवाब जब आएगा तो वो कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। अब देखिए डेफिनेशन, क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में अगर आप कोई काम करते हैं तो उसका फल, उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्म पे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे कर्ता ये हो गया और कर्म ये हो गया। अब आप बताइए कि ये जो पढ़ाने का काम है इससे प्रभावित कौन हो रहा है, फल किसको मिल रहा है, कर्म को, है ना। क्रिया का फल कर्म पे पड़ रहा है, तो कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का फल कर्म पे पड़े, ऑब्जेक्ट पे पड़े, ठीक है, काम करने वाला व्यक्ति से उस पे नहीं दूसरे पे पड़े, तो क्या कहलाएगा, सकर्मक। सिंपल सा भाषा में समझिए, अगर हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो हम जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको, ठीक, आप सीख आप रहे हैं, तो हमारे पढ़ाने के काम से फल किसको मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है ना। फल किसको मिल रहा है, आप लोग को मिल रहा है। तो हमारा ज्ञान से आप पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारे टीचिंग से आप पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये जो पढ़ाने का काम हुआ, पढ़ाने का जो क्रिया हुआ, वो कैसे क्रिया, सकर्मक क्रिया। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। चलिए क्लियर हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए एक और एग्जांपल है, रानी पतंग उड़ा रही है। रानी पतंग उड़ा रही है, इसमें पतंग उड़ाना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया या उड़ाना कैसी क्रिया है। देखिए उड़ाना, उड़ाने का काम रानी थोड़ी उड़ रही है, रानी कर रही है, और उड़ कौन रहा है, पतंग उड़ रहा है, और पतंग क्या है, कर्म। क्या उड़ा रही है, तो पतंग। समझ में आ रहा बात, क्या और किसे का जवाब देगा। रीना किताब पढ़ चुकी है, तो ये पढ़ने का जो काम है ये किस पे हुआ है, किताब पे, ठीक है। क्या पढ़ी है, तो किताब, है ना। तो ये कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया। जब क्रिया का, सिंपल सी बात है, समझ लीजिए एक बार फिर से, जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े, स्वयं पे पड़े, करने वाला व्यक्ति पे पड़े, तो वो अकर्मक क्रिया, और जब क्रिया का फल कर्म पे पड़े, दूसरे पे पड़े, तो कैसी क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्लियर बात। आइए अब क्रिया के प्रकार में हम लोग एक तो देखे अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अब फिर से क्रिया के प्रकार में हम लोग नोट करके देखेंगे, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया, कर्म ऑब्जेक्ट के आधार पर। मतलब अगर आप कोई कार्य करते हैं तो कभी कभी एक व्यक्ति पे पड़ता है उसका फल, दूसरा पे भी पड़ सकता है, ठीक है। तो जनरली वाक्य में एक या दो कर्म होता है, ठीक है। अगर एक कर्म पर फल पड़ेगा या एक कर्म होगा, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में अगर एक कर्म होगा, है ना, तो एक कर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, एक कर्मक। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या, क्रिया का फल पड़ेगा दूसरों पे, कर्म पर, है ना। तो सकर्मक क्रिया भी जो है कर्म के आधार पर दो प्रकार का, एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में एक कर्म होगा, यानी एक ऑब्जेक्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में एक ऑब्जेक्ट होगा। वह किताब पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है ऑब्जेक्ट कौन है, किताब, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन द्विकर्मक क्रिया में दो ऑब्जेक्ट होगा, दो कर्म होगा। मैं आप लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूं, किसे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, मैंने बताया था कि सकर्मक क्रिया में किसे और क्या का जवाब मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ये दोनों यहां पे है, ये दोनों यहां पे है। मैं आप लोग को हिंदी पढ़ा रहा हूं, तो किसे पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ा रहे हैं, है ना। ये दोनों कर्म है। कितना कर्म हो गया, दो कर्म हो गया। दो कर्म हो गया, इसलिए कैसी क्रिया हो गया, द्विकर्म। सीटेट में कई बार इससे सवाल पूछा जा चुका है। तो सीटेट वाले विद्यार्थी, अभी एग्जाम आपका चल रहा है, ठीक है। 9 जनवरी से फिर से रिज्यूम होगा, बीच में 28-29 दिसंबर को एग्जाम होने के बाद ब्रेक है। ब्रेक के बाद 9 जनवरी से फिर से एग्जाम शुरू हो रहा है, जो कि 7 फरवरी को जाके एंड होगा, ठीक है। एक न्यूज भी आ रहा था कि सर एग्जाम 9 जनवरी का डेट बढ़ गया है, पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग मेरे पास भी आया, लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर सीटेट का नहीं आता है, तब तक कोई भी खबर को आप ऑथेंटिक ना माने।
मेरा यह सलाह है। आई, प्रयोग या संरचना के आधार पर सकर्मक क्रिया, है ना, प्रयोग या संरचना के आधार पर सकर्मक क्रिया। तो इसमें देखेंगे कितने प्रकार है। इसमें देखिएगा, पहला है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में कितने क्रिया होता है? एक क्रिया होता है। अभी तक हम लोग कर्म के आधार पर देख रहे थे क्रिया के बारे में। अब हम जो है क्रिया जो प्रयोग के आधार पे या कंस्ट्रक्शन बनावट के आधार पे, संरचना के आधार पे क्रिया के बारे में देखें। तो जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में एक क्रिया होगा वो कैसा क्रिया? सामान्य क्रिया। जैसे वह गए, मैं आया, ठीक है, वह बोली, तुम सोए, ठीक है, ये कैसी? सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, देखिए यहां से भी सीटेट में सवाल कई बार पूछ दिया है। जिस वाक्य में दो क्रिया होगा, कितना क्रिया? दो क्रिया होगा। जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, हिंदी के वाक्य में दो क्रिया होगा वो कैसा क्रिया होगा? संयुक्त क्रिया होगा। वह चले गए, देखिए मीनिंग वही है, वह गए और चले गए, मीनिंग वही है, लेकिन यहां पे चले जाना और जाना दोनों एक साथ आ गया। चले गए, दो वर्ड मिलकर क्रिया आ रहा है, ठीक है। यहां देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। वह सोने गया, सोना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार है नाम धातु क्रिया, नाम से बना क्रिया। जैसे रंग, रंग से रंगवाना, हाथ, हाथ से हथियाना, तो इस तरह का क्रिया रंगवाना, हथियाना, ये सब क्या है? नाम धातु क्रिया है ना? क्लियर है? या रंगना। प्रेरणार्थक क्रिया, कि प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? यहां पर कर्ता जो है वो कोई भी काम अपने से नहीं करता, किसी और से करवाता है, किसी और से करवाता है, करने के लिए प्रेरणा देता है ना, करने के लिए इंस्पायर करता है। जैसे किसी अन्य से कार्य करवाना, जैसे धुलवाना, पिटवाना, नचवाना, ये सब कैसी क्रिया है? ये सब प्रेरणार्थक क्रिया में आ जाएगा, है ना। तो आज हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स को देख लिए। संज्ञा कल पढ़े थे, आज हम लोग सर्वनाम पढ़ लिए, सर्वनाम के बाद विशेषण पढ़ लिए, और विशेषण के बाद हम लोग क्या कर लिए? क्रिया पढ़ लिए। 3 टॉपिक। कल इसका जितना भी पार्ट होगा ये समाप्त हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है समास, ये भी आपको अगले क्लास में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट क्लास में आपको वो चीज पढ़ा देंगे। सीटेट के एग्जाम अब में अभी थोड़ा वक्त है, आज 6 जनवरी है, 9 जनवरी को होगा, तो देख लीजिएगा वो वीडियो, 10 से 15 मिनट का वो वीडियो होगा, आप देख लेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। और बेहतर पढ़ाई के लिए, बेहतर क्लास के लिए हमारे चैनल से जुड़े जाइए, एक्सीलेंट क्लासेस ऑफ एजुकेशन चैनल से जुड़ जाइए, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।